अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ दी हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है थायरोटॉक्सिकोसिस। एक्चुअली याद रखें, थायरोटॉक्सिकोसिस जो है ना, ये क्लिनिकल स्टेट होती है जो कॉज होती है बाय हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन्स की वजह से। यानी सर्कुलेशन में थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा हैं, हाई लेवल्स हैं, उसकी वजह से जो क्लिनिकल स्टेट होती है उसको कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म जो है ये वन ऑफ द स्पेसिफिक कॉज है। यानी हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस वो स्टेट हुई है। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ की वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस हुआ। क्योंकि थायरोटॉक्सिकोसिस की और भी वजूहत हो सकती हैं। एक्टोपिक थायराइड भी बना सकता है, एक्टोपिकली हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो जो क्लिनिकल स्टेट प्रोड्यूस हो रही है, तो एक वजह है उसकी हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, याद रखें हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड ग्लैंड T3 T4 ज़्यादा बनाता है। फीडबैक मैकेनिज्म से पिट्यूटरी सप्रेस होगा तो TSH जो है रिड्यूस्ड होगा या अनडिटेक्टेबल होगा सीरम में। लेकिन थायरोटॉक्सिकोसिस जो है ना, वो साइंस और सिम्टम्स हैं जो उन एक्सेस थायराइड हार्मोन्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। वो साइंस और सिम्टम रिगार्डलेस ऑफ द कॉज। ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म एक टाइप ही हुई ना थायरोटॉक्सिकोसिस की, टाइप हुई कॉज बाय द थायराइड ग्लैंड खुद जो है हार्मोन्स ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस कर रहा है। तो थायरोटॉक्सिकोसिस को हम कह सकते हैं कि ये और भी वजूहत की वजह से हो सकता है, जब थायराइड हार्मोन ग्लैंड से प्रोड्यूस ना हो रहे हो बल्कि डैमेज या एक्टोपिक टिश्यू से प्रोड्यूस हो रहे हो। ठीक है, तो डिस्पाइट द डिस्टिंक्शन है दोनों में, जिस तरह मैंने आपको समझाई, लेकिन फिर भी ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली भी यूज़ होती हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में। अब सबसे पहले जो है इसके कुछ इन्होंने कॉमन और रेयर कॉजेज़ बताए हैं। यहाँ पर इसने सबसे पहले बताया है कि डिफ्यूज़ टॉक्सिक गोइटर यानी ग्रेव्स डिजीज़ के बारे में। अच्छा, इसकी जो क्लिनिकल टाइप्स हैं उसमें डिफ्यूज़ टॉक्सिक गोइटर है, ग्रेव्स डिजीज़, टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर है, टॉक्सिक नोड्यूल या हाइपरथायरॉयडिज्म ड्यू टू रेयर कॉज। डिफ्यूज़ जो टॉक्सिक गोइटर है यानी ग्रेव्स डिजीज़, ये ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, यंग वुमेन में ज़्यादातर, याद रखें ज़्यादातर होती है। ठीक है, डिफ्यूज़ टॉक्सिक गोइटर ग्रेव्स डिजीज़ ही है, यंग में होती है। ठीक है, ऑटो इम्यून है, एबनॉर्मल एंटीबॉडी होती है इसमें जिसको हम कहते हैं TSHR रिसेप्टर एंटीबॉडी, TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी। ये पूरे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी और उसको इनलार्ज करवा देगी, उसको ओवर एक्टिव कर देगी और हाईली वास्कुलर कर देगी। ठीक है, प्राइमरी जो थायरोटॉक्सिकोसिस है वो यही होती है, डिफ्यूज़ टॉक्सिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज़। और इसमें हमें आई साइंस भी मिलते हैं, एक्सोफ्थेल्मोस मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखें ग्रेव्स डिजीज़ है और फीमेल की जो आइज़ हैं प्रोट्रूडेड सी, एक्सोफ्थेल्मोस, ठीक है, बाहर निकली हुई हैं। दूसरी जो टाइप है ये हो गया डिफ्यूज़ टॉक्सिक गोइटर जिसमें ग्रेव्स डिजीज़ आ जाता है। दूसरी टाइप है हाइपरथायरॉयडिज्म की टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर। ये तब होता है जब पहले से ही सिंपल नोड्यूलर गोइटर हुआ था। ठीक है, सिंपल नोड्यूल बनी थी, लेकिन अब वो टॉक्सिक नोड्यूलर हो गया, यानी कि अब वो हाइपरथायरॉयडिज्म करवा रहा है। तो ऑफन ये लॉन्ग टाइम इन मिडिल एज या एल्डरली इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट करता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। यानी उनको सिंपल नोड्यूलर गोइटर हुआ था, वो ओवर एक्टिव हो गया है, तो उसको हम कह रहे हैं टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर। ठीक है, यानी ये सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया ना, कि उसमें अब थायरोटॉक्सिकोसिस, अब वो हाइपरथायरॉयडिज्म करवा रहा है। और ये लेस फ्रीक्वेंटली होता है विद द आई साइंस, इसमें इतने नहीं मिलते। तो इसकी जो ओवर एक्टिविटी है ये टिश्यू से आ सकती है बिटवीन द नोड्यूल्स और फ्रॉम द ऑटोनोमस ओवर एक्टिव नोड्यूल्स। यानी टिश्यू बहुत ज़्यादा हाइपरथायरॉयडिज्म करवा रहा है, ओवर एक्टिव हो गया है नोड्यूल्स के दरमियान वाला टिश्यू, या फिर वो नोड्यूल्स खुद जो हैं ऑटोनोमसली ओवर एक्टिव हो गई हैं। तो ये है टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर। तीसरी ये होती है टाइप टॉक्सिक नोड्यूल खुद। ये टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर था जिसमें हमने कहा कि नॉर्मल वाला टिश्यू भी टॉक्सिक हो गया है या फिर नोड्यूल खुद हो गई है। तीसरी जो टाइप है टॉक्सिक नोड्यूल है, ये अकेली सॉलिटरी ओवर एक्टिव नोड्यूल होती है जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रही है, ऑटोनोमसली। तो इसमें TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ नहीं होती। इसमें हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन क्या करेंगे, जाके TSH को सप्रेस करेंगे, जो फिर डीएक्टिवेट कर देता है नॉर्मल थायराइड टिश्यू को सराउंडिंग द नोड्यूल। यानी एक अकेली ही नोड्यूल है, वही बहुत ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करी है, तो TSH सप्रेस हुआ, तो बाकी का ग्लैंड जो है ना सराउंडिंग नोड्यूल के सराउंड वाला, वो नॉर्मल थायराइड टिश्यू होगा। ठीक है, तो ये हमने टाइप सीखी। हम इसको कॉजेज़ भी कह सकते हैं कि थायरोटॉक्सिकोसिस के कॉजेज़, पहला हमने कहा डिफ्यूज़ टॉक्सिक गोइटर है, 70% केसेस में यही होता है, ऑटो इम्यून है, TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ होती हैं, TSH रिसेप्टर को थायराइड ग्लैंड पे स्टिमुलेट करेंगी, T3 T4 ज़्यादा बनाएंगी।
इसमें साथ में ग्लैंड पूरा एनलार्ज हो जाता है और थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम्स का ऑनसेट होगा। तो याद रखें, इसको हम कहते हैं प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस। ये जो टॉक्सिक नोडुलर गोइटर है ओल्डर इंडिविजुअल्स में होता है जिनको पहले नॉन टॉक्सिक गोइटर था, कुछ टाइम के बाद वो नोड्यूल्स ऑटोनोमस हो जाती हैं, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं और ज़्यादा हार्मोन्स बनाएंगी, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस। ये प्राइमरी था, सेकेंडरी। और ये कार्डियक प्रॉब्लम्स के साथ याद रखें एसोसिएटेड होता है। इसमें हमें आई सिम्टम्स नहीं मिलते, वहाँ हमें ग्रेव्स डिजीज़ में इसमें मिल रहे थे, यहाँ आई नहीं होंगे, यहाँ कार्डियक प्रॉब्लम्स। तीसरी टॉक्सिक नोड्यूल है जिसको एडिनोमा भी कहते हैं, इसको हम प्लम्बर डिजीज़ भी कहते हैं। दिस इज़ द BCQ पॉइंट कि हम इसको प्लम्बर डिजीज़ कहेंगे। और ये सिंगल ओवर फंक्शनिंग नोड्यूल होती है, बहुत ज़्यादा थायरॉयड हार्मोन बनाएगी इंडिपेंडेंटली ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन। जो हार्मोन का आउटपुट है वो TSH को सप्रेस करेगा, तो इसीलिए बाकी थायरॉयड ग्लैंड इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ रेयर कॉजेज़ भी होते हैं जो इसमें बेले एंड लव में इसमें मेंशन नहीं है। रेयर कॉजेज़ ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, उसमें एक और आप याद रखें, थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिशिया। फैक्टिशिया यानी ये जो है एग्जाम में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, कि तब होगा जब पेशेंट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्सोजीनस थायरॉयड हार्मोन ले रहा हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ लीवोथायरोक्सिन ड्रग वो ज़्यादा ले रहा है एक्सोजीनसली, तो उसमें जब उसको होगा थायरोटॉक्सिकोसिस, उसको कहेंगे थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिशिया। अच्छा जी, तो ये रेयर जो कॉजेज़ हैं इसके, उसमें आप देखें सबसे पहला जो है थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिशिया। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू डोगर बुक है, तो स्लाइड्स में भी है, एग्जाम में भी आ सकता है। थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिशिया जो है तब होता है जब पेशेंट बहुत सारा एक्सोजीनस थायरॉयड हार्मोन ले इन द फॉर्म ऑफ लीवोथायरोक्सिन। ठीक है, दूसरा होता है जॉर्ड बेस्डो थायरोटॉक्सिकोसिस, ये भी वजह है। एक तो हमने ये सारी वजह देखी, अब दूसरी जॉर्ड बेस्डो थायरोटॉक्सिकोसिस तब हम कहते हैं जब पेशेंट जो कि आयोडीन डेफिशिएंट गोइटर वाला हो, गोइटर उसको हुआ था आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, अब वो अगर लार्ज डोज ऑफ आयोडीन लेगा तो उससे थायरॉयड हार्मोन्स की ओवर प्रोडक्शन होगी, जिसको हम कहते हैं जॉर्ड बेस्डो थायरोटॉक्सिकोसिस। इसके अलावा है अक्यूट थायरोइडाइटिस। अब ये भी एक वजह है थायरॉयड टॉक्सिकोसिस की। थायरॉयड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन हो गई है तो वो क्या करेगा, स्टोर्ड हार्मोन्स को रिलीज़ कर देगा, उससे एक टेम्परेरी स्टेट होगी हाइपरथायरॉयडिज्म की। तो अक्यूट थायरोइडाइटिस में भी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। सेकेंडरी कार्सिनोमा, ये भी एक रेयर वजह है जहाँ पे कैंसरस ट्यूमर बहुत सारा थायरॉयड हार्मोन बना रहा है। एंड लास्टली नियोनेटल थायरोटॉक्सिकोसिस क्या है, एक ट्रांजिएंट कंडीशन होती है न्यूबॉर्न्स में जिनमें हाइपरथायरॉयड मदर्स जो हैं उनके बच्चों में जब मेटरनल TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगी और टेम्पररी हाइपरथायरॉयडिज्म बेबी में करवा देंगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं नियोनेटल थायरोटॉक्सिकोसिस। तो ये डिफरेंट जो है रेयर कॉजेज़ भी हो गए। आगे इसने क्या बताया है डेविडसन बेले एंड लव में, हिस्टोलॉजी इसने थोड़ी सी एक्सप्लेन की है। अच्छा, यहाँ पर हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में इसने याद रखे बताया है कि जो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस होती है ना थायरॉयड ग्लैंड की हाइपर थायरॉयडिज्म में, वो एक्चुअली नॉर्मल ग्लैंड में जो फॉलिकल्स हैं वो हमें पता है कि फ्लैट क्यूबॉइडल सेल्स के साथ लाइन हुए होते हैं और उनके अंदर होमोजीनस कोलॉइड फिल्ड होता है। लेकिन अगर हाइपर एक्टिव ग्लैंड है तो उनके फॉलिकल्स हाइपरप्लेजिया शो करेंगे और वो टॉल कोलमनार सेल्स के साथ लाइन होंगे। वहाँ फ्लैट क्यूबॉइडल होता है नॉर्मली, लेकिन अब जो है टाल कोलमनार सेल्स होंगे और फॉलिकल्स में हाइपरप्लेजिया होगा, लाइन हुए होंगे टाल कोलमनार सेल्स के साथ, और कोलॉइड जो होगा ना फॉलिकल्स के अंदर वो स्कैलॉप्ड होगा, स्कैलॉप्ड और वैक्यूलेटेड होगा क्योंकि उनके अंदर एक्टिव हार्मोन सिक्रीशन है। ठीक है, तो स्कैलॉप्ड पैटर्न होगा एडजेसेंट टू थायरोसाइड्स, तो थायरॉयड के सेल्स के अराउंड स्कैलॉप्ड पैटर्न। अच्छा, अब आगे आती है ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स। अच्छा, ट्रीटमेंट से पहले थोड़े से मैं आपको क्लिनिकल फीचर समझाऊं कि थायरोटॉक्सिकोसिस में जो हमें मिलते हैं साइंस एंड सिम्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली इसमें वाइड रेंज ऑफ साइंस और सिम्टम हमें मिलते हैं जो वेरियस बॉडी सिम्टम को अफेक्ट करेंगे। सिम्टम्स में आपने याद रखना है कि जो है डोगर के अकॉर्डिंग देख लें, मेटाबॉलिक है, पैल्पिटेशंस होंगी, हीट इंटॉलरेंस, सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो जाएगा। बेशक एपेटाइट अच्छी है लेकिन वेट लॉस हो रहा है। ठीक है, थायरॉयड हार्मोन ज़्यादा ये करवा रहे हैं सिम्टम, हीट इंटॉलरेंस है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस एंड पाल्पिटेशन। न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल सिम्टम में नींद नहीं आएगी पेशेंट को, रेस्टलेस होगा और फाइन रेस्टिंग ट्रेमर्स हमें इसमें मिलते हैं। GI से रिलेटेड डायरिया मिलेगा, अदर्स में हमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ मिलती हैं। ठीक है,
साइंस क्या मिलते हैं कार्डियोवास्कुलर में, पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा यानी उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा और कार्डियक एरिथमियास। स्किन में या नेल्स में जो फाइंडिंग है वो हाथ जो है वो हॉट होंगे, मॉइस्ट पाम्स होंगी। ओनाइकोलाइसिस ना नेल सेपरेट हो जाता है नेल बेड से, ये भी हमें हाइपरथायरॉयडिज्म में मिलता है। और हमें थायराइड एक्रोपैथी भी मिलेगा, यानी सब पेरियोस्टियल बोन फॉर्मेशन को कहते हैं थायराइड एक्रोपैथी। ठीक है। आइज़ में ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी होती है, जिस तरह हमने यहाँ डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर जिसको ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं, उसमें हमें ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी मिलती है। उसमें आई साइंस जो है ग्रेव्स डिजीज़ में ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से। तो उसमें ये सारे साइंस आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। सबसे पहला है डालरिम्पल साइन। ठीक है, डालरिम्पल साइन को लिड रिट्रैक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए फिगर में, तो डालरिम्पल साइन आपने याद रखना है, इसको हम लिड रिट्रैक्शन भी कहते हैं। ये अपर आईलिड जो है ना वो रेज्ड होती है, जिससे लार्जर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा, देखें हमें आयरिस के ऊपर का लार्जर पोर्शन वाइट पार्ट हमें स्क्लेरा का नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ना सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स की ओवर एक्टिविटी की वजह से हुआ है, क्योंकि लिवेटर पाल्पेबर सुपीरियरिस जो हमारी आईलिड को सप्लाई करता है, मसल है उसकी सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई ओवर एक्टिव हो गई है, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पीछे लिड रिट्रैक्ट हो गई है। इसको कहते हैं डालरिम्पल साइन। ठीक है। दूसरा है लिड लैग या वॉन ग्रैफी साइन, जिसको हम कहते हैं। वॉन ग्रैफी साइन में क्या है, जिसको लिड लैग कहेंगे, वो था लिड रिट्रैक्शन डालरिम्पल साइन। लिड लैग है वॉन ग्रैफी साइन। इसमें अपर आईलिड जो है ना लैग करेगी बिहाइंड द आई बॉल व्हेन द पेशेंट इज आस्क्ड टू लुक डाउनवर्ड। पेशेंट को हमने कहा नीचे देखें, तो उसकी अपर आईलिड पीछे लैग करेगी, इसको कहते हैं लिड लैग या वॉन ग्रैफी साइन। ठीक है। इसके अलावा है स्टिल वैग साइन। यहाँ पर देखिए फिगर में, स्टिल वैग साइन एक्चुअली इनफ्रीक्वेंट या इनकम्प्लीट ब्लिंकिंग को कहते हैं स्टिल वैग साइन, यानी घूर रहा है पेशेंट, स्टेयरिंग लुक है, स्टिल हो गया, ऐसे याद करें। स्टिल वैग साइन, स्टेयर कर रहा है, देखता ही जा रहा है, इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, ब्लिंक नहीं कर रहा। ठीक है। इसके अलावा हमें ग्रेव्स डिजीज़ में एक और साइन मिलता है एक्सोफ्थेल्मोस, यानी जो जिस तरह यहाँ पर भी एक्सोफ्थेल्मोस ही हो गया, आई बॉल जो है सामने बल्ज कर रहे हैं फॉरवर्ड, क्योंकि उसमें रेट्रो ऑर्बिटल सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, आँख के पीछे जो है ना वो सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आँखें यूँ बाहर निकल आती हैं इसमें थायरोटॉक्सिकोसिस में, हाइपर थायरॉयडिज्म में। ठीक है। तो इसको हम नेफ्जिगर साइन के ज़रिए और जोफ्रोइस साइन के ज़रिए भी जो है असेस कर सकते हैं। जोफ्रोइस साइन क्या है, जोफ्रोइस साइन यानी एब्सेंस ऑफ द फोरहेड रिंकलिंग व्हेन लुकिंग अप। ऊपर कहेंगे देखें, ऊपर देखने पे जो है उसको जोर ही नहीं लगाना पड़ रहा और फोरहेड पे रिंकल्स हमें नहीं मिलते। ठीक है, ऐसे ही ऊपर देख लेगा, इतनी ज़्यादा आंखें उसकी बाहर निकली हुई हैं, तो यानी हम एक्सोफ्थेल्मो को जोफ्री साइन के ज़रिए भी कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया नेफ्जिगर साइन। नेफ्जिगर साइन होता है कि अगर हम आई बॉल को पेशेंट के पीछे से देखेंगे, हेड के पीछे से उसके आई बॉल देखेंगे, तो हमें आई बॉल नज़र आएंगे, नॉर्मली नहीं नज़र आता, लेकिन एक्सोफ्थेल्मोस इतनी ज़्यादा आंखें बाहर आई हैं कि हम पीछे से देख रहे हैं, यानी हम नेफ्जिगर साइन इसको कह रहे हैं। हम पीछे खड़े होकर उसके आई देखेंगे तो हमें आई बॉल नज़र आएगा पीछे से भी, पेशेंट के हेड के पीछे से। तो नेफ्जिगर साइन और जोफ्री साइन, फॉरहेड पे रिंकल नहीं है, इनके ज़रिए हम एक्सोफ्थेल्मोस को असेस करते हैं। ठीक है। एक और साइन हमें मिलती है मोबियस साइन। मोबियस साइन है कि आइज़ जो है ना कन्वर्ज नहीं कर रही, इनवर्ड टर्न नहीं हो रही जब ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को पेशेंट फोकस कर रहा है। ठीक है। इनएबिलिटी टू ऑफ आइज टू कन्वर्ज व्हेन फोकसिंग ऑन द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, कन्वर्जेंस नहीं होती सामने वाली चीज़ को देखते हुए, उसको कहते हैं मोबियस साइन। एक और है ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, यानी इसके पेशेंट के जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स हैं ना उनकी वीकनेस हो जाती है। वो एक्चुअली लेटरल रेक्टस और जो इन्फीरियर ऑब्लिक हैं उनकी वजह से होता है, वो उनकी वीकनेस हो जाती है, तो उससे रिस्ट्रिक्टेड आई मूवमेंट होगी। ठीक है, ज़्यादातर इन्फीरियर ऑब्लिक और लेटरल रेक्टस, उसको कहते हैं ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। बाकी जो हमें साइंस मिलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस में, हाइपरथायरॉयडिज्म में, वो है थायराइड ब्रूई साउंड है, जो कि हमें थायराइड ग्लैंड पे याद रखें। स्टेथोस्कोप हम थायराइड ग्लैंड पे रखेंगे तो हमें ज़्यादा ब्लड फ्लो वहाँ पे सुनाई देगा, क्योंकि उसकी वैस्कुलैरिटी ज़्यादा हो गई है। और ये ग्रेव्स डिजीज़ का लेट साइन होता है कि हमें थायराइड ब्रूई मिले। प्री टिबियल मिक्सिडिमा, ये एक नॉन पिटिंग किस्म की वैक्सी थिकनिंग हो जाती है स्किन की शिन्स और फीट पे इम्यून मेडिएटेड प्रोसेस के ज़रिए, उसको कहते हैं प्री टिबियल मिक्सिडिमा। यहाँ पर देखिए फिगर प्री टिबियल मिक्सिडिमा का है, ये भी हमें जो है इसमें मिलता है थायरोटॉक्सिकोसिस में, ग्रेव्स डिजीज़ में स्पेशली। तो इम्यून मेडिएटेड होता है, नॉन पिटिंग किस्म की देखिए वैक्सी थिकनिंग हो गई है स्किन की।
ठीक है, शिन्स पे और फीट पे स्पेशली वैक्सी थिकनिंग, इसको प्रीटिपियल मिक्सिडीमा कहते हैं। एक और साइन हमें इसमें मिलता है मायोपैथी, जो प्रॉक्सिमल मसल्स हैं पेशेंट के, उसमें हमें वीकनेस मिलती है, उसको मायोपैथी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे साइंस आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं, साइंस और सिम्टम्स जो हमें थायरोटॉक्सिकोसिस में मिलते हैं। अच्छा, अब आती है डायग्नोसिस। तो हाइपरथायरॉयडिज्म थायरोटॉक्सिकोसिस की डायग्नोसिस जो है कॉम्बिनेशन होता है क्लिनिकल फीचर और लैब टेस्ट। सीरम T3 T4 वही बात, पहला यही होता है हमारा, उसमें हमें हाई थायरॉयड हार्मोन के लेवल्स मिलेंगे अगर थायरोटॉक्सिकोसिस होगा, और TSH हमें लो या अनडिटेक्टेबल मिलेगा ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक। तो हम सीरम TSH करवाते हैं, सीरम T3 T4 और थायराइड स्कैन। ये एक्चुअली हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह को पता लगाने के लिए हेल्पफुल है। उसमें हमें या तो पूरा ग्लैंड ओवर एक्टिव मिलता है तो वो ग्रेव्स डिजीज़ होगी, या फिर हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक नोड्यूल मिलेगी जो थायराइड हार्मोन ज़्यादा बना रही है, टॉक्सिक नोड्यूल या मल्टी नोड्यूलर गोइटर, वो मिलेगा। तो उसके लिए थायराइड स्कैन। ये 3 जो है मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अच्छा जी, अब इसके ट्रीटमेंट जो है प्रिंसिपल्स वो देखते हैं। हमारा एक्चुअली इसमें ट्रीटमेंट एम यही होता है कि जो थायराइड हार्मोन के लेवल्स हैं उनको रिड्यूस करें स्पेसिफिक मेजर्स के ज़रिए। तो ऑफन कॉम्बिनेशन होता है नॉन स्पेसिफिक, जैसे कि रेस्ट और सिडेशन वगैरह। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में है एंटी थायराइड ड्रग्स। ठीक है, अब ट्रीटमेंट वैसे एज, कॉज, गोइटर का साइज़ कितना है और पेशेंट के प्रेफरेंस के हिसाब से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में एंटी थायराइड ड्रग्स का इसने बताया है कि मेडिकेशंस हैं जैसे कार्बिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरिसिल। ये एक्चुअली हम हार्मोन की प्रोडक्शन को ही इनहिबिट करने के लिए देते हैं। ठीक है, एंटी थायराइड ड्रग्स। तो ये थायराइड, नॉर्मल थायराइड स्टेट को रीस्टोर करने का हमारा एम होता है कि यू थायराइड हो जाए और लॉन्ग टर्म रेमिशन इंड्यूस होगी, पार्टिकुलरली ग्रेव्स डिजीज़ में। ठीक है, हाउएवर इससे हम टॉक्सिक नोड्यूल को नहीं क्योर कर सकते, क्योंकि उसकी ओवर एक्टिविटी हमें पता है ऑटोनोमस होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और अगर हम मेडिकेशन स्टॉप करवा देंगे तो वो रिटर्न कर जाएगी, दोबारा हो जाएगी। ठीक है, तो नोड्यूल के लिए इतना हेल्पफुल नहीं है, ग्रेव्स डिजीज़ वगैरह में है। अच्छा, इसका जो मैकेनिज्म है, ये कार्बिमाजोल प्रोपाइल थायराइड से मैंने बताया कि थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स जो हैं जैसे प्रोपेनालोल, ये एक्चुअली हम यूज़ करते हैं ताकि जो इमीडिएट फिजिकल सिम्टम्स हैं पेशेंट में वो कंट्रोल हो जाएंगे प्रोपेनालोल से, जैसे कि पाल्पिटेशन हो रहा है, ट्रेमर, तो वो थायराइड हार्मोन को टारगेट ऑर्गन्स पर ब्लॉक करेगी प्रोपेनालोल। ठीक है, अब इनका एडवांटेज क्या है थायराइड ड्रग्स का, कि इससे सर्जरी और रेडिएशन वगैरह अवॉइड हो जाती हैं, ड्रग्स से ही हम ट्रीट कर लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म को। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, एटलीस्ट 55% इसका फेलियर रेट होता है। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट 6 से 24 महीने लग जाते हैं इन ड्रग्स को, फेलियर रेट भी हाई है 50%, और सिवियर साइड इफ़ेक्ट्स का भी खतरा होता है ना, जैसे एग्रेन्युलोसाइटोसिस। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब आता है सर्जरी। अगला जो है ट्रीटमेंट ऑप्शन एंटी थायराइड ड्रग के बाद सर्जरी जो है थायराइड एक्टमी के लिए, वो हाइपरथायरॉयडिज्म को, यानी सर्जरी जो हम कर रहे हैं थायराइड एक्टमी कर रहे हैं, थायराइड ही निकाल रहे हैं, या तो सब टोटल करेंगे या टोटल, उससे पार्ट या ऑल ऑफ द ओवर एक्टिव टिश्यू को निकाल देंगे। ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म की ओर हो जाएगा। इसमें से बताया कि जो डिफ्यूज़ या टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर्स होते हैं उनमें सर्जरी से मास ऑफ द टिश्यू रिड्यूस होता है बिलो अ क्रिटिकल लेवल। जो टॉक्सिक नोड्यूल है उसमें ऑटोनोमस टिश्यू को हम रिमूव कर रहे हैं, सराउंडिंग का नॉर्मल टिश्यू फिर अपना काम बाकी रिज्यूम कर देगा, सिर्फ हम वो ऑटोनोमस टिश्यू निकाल रहे हैं टॉक्सिक नोड्यूल में। ठीक है, तो उसमें प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन यही है कि हमें सबसे पहले सर्जरी में पेशेंट को यू थायराइड करना होता है सर्जरी से पहले, ताकि लाइफ थ्रेटनिंग थायराइड स्टॉर्म ना हो जाए, ये याद रखिएगा। तो ये हम कैसे अचीव करते हैं, हम एंटी थायराइड ड्रग्स जैसे कार्बिमाजोल उसको सेवरल हफ्तों तक देंगे, या फिर रैपिडली हम बीटा ब्लॉकर से पेशेंट को यू थायराइड करेंगे, फिर सर्जरी करेंगे। ठीक है, ये रैपिड होती है सर्जरी का, यही फ़ायदा है, रैपिड है, हाई क्योर रेट। डिसएडवांटेज यही है कि इसमें रैपिड भी है और ये भी फ़ायदा है कि इसमें गोइटर रिमूव हो जाएगा। डिसएडवांटेज है कि इसमें रिकरेंस का रिस्क होता है अगर हम सब टोटल थायराइडेक्टमी कर रहे हैं। परमानेंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, क्योंकि अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड डैमेज हो गए, और इसके अलावा नर्व इंजरी हो सकती है और पेशेंट की वॉइस अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व वगैरह, ये इसमें डिसएडवांटेज भी है। इसके अलावा प्रेफर्ड सर्जरी कौन सी होती है, याद रखिए यंग पेशेंट में मैंने आपको बार बार बताया कि टोटल थायराइडेक्टमी ही प्रेफर की जाती है ताकि उनको लेट रिकरेंस ना हो, पूरा थायराइड हम निकाल देंगे। सब टोटल ओल्डर के लिए है,
सब टोटल थायरॉयडेक्टमी के बाद लाइफ लॉन्ग सप्रेसिव डोज थायरोक्सिन की हम देते हैं ताकि हाइपोथायरॉयडिज्म ना हो और रिकरेंस ना हो जाए, तो इसलिए फिर वो पेशेंट लाइफ लॉन्ग थायरोक्सिन लेगा। फिर आता है रेडियो एक्टिव आयोडीन, ये भी अगला ट्रीटमेंट ऑप्शन है। इसमें क्या है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी ना, रेडियो एक्टिव आयोडीन इसमें यूज़ करते हैं ताकि हम थायराइड सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करेंगे, तो उससे फंक्शनिंग टिश्यू का मास कम हो जाएगा, तो थायराइड हार्मोन कम बनेंगे। तो इसमें पेशेंट स्वालो करता है रेडियो एक्टिव आयोडीन, जो उसके थायराइड में ही अब्जॉर्ब होगा और उससे ओवर एक्टिव फॉलिकल सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे विद बीटा एंड गामा रेडिएशन। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि इसमें सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं है और प्रोलॉन्ग ड्रग ट्रीटमेंट भी नहीं है, जल्दी हो जाएगा। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लेट हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। ठीक है, एक तो दूसरा ये भी डिसएडवांटेज है कि इसमें स्पेशल फैसिलिटी की ज़रूरत है, पेशेंट क्वारंटीन करना होगा। इसमें एग्रावेट आई साइंस हो सकते हैं जैसे ग्रेव्स डिजीज़ में हमें मिलते हैं, और इसकी लिमिटेशंस हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन में, यंग पेशेंट्स में यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ये रेडियो आयोडीन, और रिलेटिवली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द यंग पेशेंट विद द सिवियर आई साइंस, हाइपरथायरॉयडिज्म के आई साइन जिनमें सिवियर है उनमें भी। ठीक है, फिर आता है चॉइस ऑफ थेरेपी। ठीक है, चूजिंग अ ट्रीटमेंट। तो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट हमारा जो है वो पर्सनलाइज्ड होता है और डिपेंड करता है टाइप ऑफ गोइटर पे, पेशेंट की एज पे और अदर फैक्टर्स पे। तो हर एक केस को याद रखें, हमें इंडिविजुअली कंसीडर करना होता है। ठीक है, अच्छा, जो डिफ्यूज़ टॉक्सिक गोइटर है, सबसे पहले उसका मैं बताऊं तो डिफ्यूज़ टॉक्सिक गोइटर जिसको हम कह रहे थे ग्रेव्स डिजीज़, उसमें अगर पेशेंट जो है वो 45 ईयर्स से ज़्यादा उम्र का है तो उसमें हम रेडियो आयोडीन उनका अप्रोप्रिएट रहेगा। वो जो 45 से कम उम्र के हैं तो उनमें हम फिर सर्जरी करेंगे लार्ज गोइटर के लिए, जबकि एंटी थायरॉयड ड्रग हम स्मॉल गोइटर के लिए देंगे। 45 से कम है उम्र तो बड़ा गोइटर है सर्जरी करेंगे, छोटा है तो एंटी थायरॉयड ड्रग्स देंगे। लेकिन पेशेंट ही 45 उम्र से ज़्यादा है तो रेडियो आयोडीन, ये हो गया ग्रेव्स डिजीज़ के लिए, यानी डिफ्यूज़ गोइटर के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको बात बताई डोगर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इसने बताया है बेले एंड लव में कि हमारा इनिशियल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो है ग्रेव डिजीज़ में, डिफ्यूज़ टॉक्सिक गोइटर में होता ही ड्रग्स है, एंटी थायरॉयड ड्रग्स ही हम पहले देते हैं, रेडियो आयोडीन हम सिर्फ रिलैप्स के लिए देते हैं। ठीक है, और अगर बड़ा गोइटर है तो उसके लिए सर्जरी करेंगे, प्रोग्रेसिव आई साइंस हैं, या फिर अगर प्रेग्नेंट है या रेडिएशन नहीं दे सकते तो उसमें फिर हमें सर्जरी ही करनी होगी। दूसरा है टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर। तो टॉक्सिक नोड्यूलर है गोइटर है, बड़ा हो गया है, टॉक्सिक भी है, तो ऑफन ये लार्ज होता है, अनकंफर्टेबल, थायरॉयड ड्रग्स इसको और वर्सन करेंगी। तो इसमें याद रखिएगा प्रेफर्ड ट्रीटमेंट सर्जरी ही होगा, इफ़ेक्टिव भी है, रैपिड भी है बनिस्बत ड्रग्स और रेडियो आयोडीन के। टॉक्सिक नोड्यूलर में हमने सर्जरी करनी है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। फिर है टॉक्सिक नोड्यूल या टॉक्सिक एडिनोमा, तो इसमें दोनों सर्जरी और रेडियो आयोडीन दोनों इसमें अप्रोप्रिएट होते हैं टॉक्सिक नोड्यूल में। ठीक है, रेडियो आयोडीन जो है एक अच्छा अल्टरनेटिव होता है उन पेशेंट्स के लिए जो कि 45 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के हैं, क्योंकि जो सराउंडिंग का हेल्दी टिश्यू है वो सप्रेस्ड है और वो रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो उससे उनको डिलेड थायरॉयड इश्यूज़ का रिस्क भी कम है। तो उनके लिए जो है 45 उम्र से ज़्यादा जो एज के हैं पेशेंट्स, उनके लिए रेडियो आयोडीन अच्छा है टॉक्सिक नोड्यूल वाले पेशेंट्स में। ठीक हो गया, तो इसमें रेडियो आयोडीन अच्छा अल्टरनेटिव है अगर वो 45 से बड़ा है, वरना वैसे इसमें बेस्ट जो है लोबेक्टमी करते हैं, सर्जरी प्रेफर ट्रीटमेंट है। ठीक हो गया, ट्रीटमेंट फेलियर इसने बताया अगर प्रीवियस अटैम्प्ट ड्रग्स के साथ या रेडियो आयोडीन के फेल हो गए तो सर्जरी या फिर हम दूसरा डिफरेंट रेडियो आयोडीन कंसीडर करते हैं। दैट्स इट। अब कुछ स्पेशल कंसिड्रेशन है कि अगर सपोज़ कर लें पेशेंट प्रेग्नेंट है तो रेडियो आयोडीन याद रखें उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सर्जरी और एंटी थायरॉयड ड्रग्स ही सेफ़ होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ड्रग्स और सर्जरी। ठीक है, चिल्ड्रन में रेडियो आयोडीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। थायरोकार्डियक पेशेंट है तो उसमें रेडियो आयोडीन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। रेडियो आयोडीन को ही हम उसको ड्रग्स के साथ कंबाइन करके देंगे थायरोकार्डियक पेशेंट्स में। ठीक है, आयोडीन विद द एंटी थायरॉयड ड्रग। एंड लास्ट बात याद रखिए कि अगर प्रोप्टोसिस है, सीवियर आई बल्जिंग है, तो उसमें पहले हमने एंटी थायरॉयड ड्रग्स देना है, पेशेंट को स्टेबलाइज करना है उसकी कंडीशन को,
फिर जो है हम ट्रीटमेंट कंसीडर करेंगे, जैसे कि सर्जरी या रेडियो आयोडीन। क्योंकि अगर हमने स्टेबलाइज ना किया एंटी थायराइड ड्रग से तो पेशेंट की सर्जरी और रेडियो आयोडीन उसके आई साइंस को और ज़्यादा वर्सन करेंगे। तो इसलिए प्रोप्टोसिस के केसेस में हमेशा पहले एंटी थायराइड देके उसको स्टेबलाइज करना होगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। नेक्स्ट अब स्टार्ट होंगी सर्जरी फॉर थायरोटॉक्सिकोसिस। अच्छा जी, उसके बाद अब आ जाती है सर्जरी फॉर थायरोटॉक्सिकोसिस, और उसमें डिफरेंट सर्जरीज़ हैं जो हम देखेंगे, जिसमें मेनली हम थायरॉयडेक्टमी देखेंगे। ठीक है, थायरॉयडेक्टमी जो है हमें पता है कि उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं जो मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और जिसमें डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने के बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ टिश्यू रिमूव। तो होती है एक टोटल थायरॉयडेक्टमी, पूरा जो है इंटायर थायराइड ग्लैंड हम उसमें रिमूव कर देते हैं, राइट लेफ्ट लोब्स भी, इस्थमस भी, जो दोनों लोब्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये कार्सिनोमा में प्रोसीजर ऑफ चॉइस होता है टोटल थायरॉयडेक्टमी। दूसरा सब टोटल थायरॉयडेक्टमी होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि पार्शियल थायराइड ग्लैंड रिमूव करेंगे, यानी 8 ग्राम जितना 4 × 4 सेंटीमीटर जितना थायराइड टिश्यू हर एक साइड पे हमने छोड़ना है। सब टोटल में हर एक साइड में 4 ग्राम जितना छोड़ना है। तो 8 ग्राम टोटल थायराइड छोड़ देना है, बाकी इस्थमस और आधा आधा दोनों का निकाल देना है। नियर टोटल एक और फॉर्म है पार्शियल की, उसको हार्टले डनहिल प्रोसीजर भी कहा जाता है। नियर टोटल थायरॉयडेक्टमी को हार्टले डनहिल प्रोसीजर। उसमें ना टोटल लोबेक्टमी करेंगे, पूरा एक लोब निकाल दिया, इस्थमस भी निकाल दिया एक साइड का, लेकिन यहाँ वाली साइड का स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू निकालेंगे, 8 ग्राम छोड़ देंगे इस साइड पे, 8 ग्राम जितना छोड़ देंगे। ठीक है, ये नियर टोटल। और एक और होती है लोबेक्टमी, जिसमें एक सिंगल लोब थायराइड ग्लैंड का और इस्थमस निकाल देंगे, तो उसको कहते हैं लोबेक्टमी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर, प्रिपरेशन। तो थायरॉयडेक्टमी करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट याद रखें यू थायराइड स्टेट में होना चाहिए, यानी उसके थायराइड हार्मोन हमेशा नॉर्मल होने चाहिए। तो थायरोटॉक्सिकोसिस अगर है उसको कैसे मैनेज करेंगे? अगर पेशेंट को हाइपर थायराइड है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, तो उसको ड्रग दी जाती है कार्बिमाजोल। ठीक है, कार्बिमाजोल ड्रग हम देंगे ताकि उसके थायराइड हार्मोन लेवल नॉर्मलाइज हो। टिपिकल डोज होता है 10 मिलीग्राम 3 टाइम अ डे देंगे, 8 से 12 हफ्तों तक ये लेगा 3 मिलीग्राम, और फिर जो है उसको रिड्यूस करेंगे हम 5 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे, जब तक कि वो यू थायराइड नहीं होता। पहले हम थोड़ा सा 10 मिलीग्राम दे रहे थे, अब फिर लेके आएंगे 5 मिलीग्राम तक, जब तक यू थायराइड हो जाए। दूसरा हम बीटा ब्लॉकर जैसे प्रोपेनालोल भी देते हैं ताकि पेरिफेरल इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन जो है वो कंट्रोल हो। प्रोपेनालोल जो है T4 और T3 की कन्वर्जन को भी ब्लॉक करता है और उनके इफेक्ट्स को ऑन द टारगेट ऑर्गन। इसके अलावा आयोडीन भी दिया जाता है। आयोडीन ना जो है हम 10 डेज़ के लिए देते हैं सर्जरी से पहले, 10 दिनों तक। ठीक है, सर्जरी से पहले ये क्या करेगा, ग्लैंड की वास्कुलैरिटी को याद रखे कम करता है, तो उससे ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग कम होगी। ये अपनी बात अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है, तो हम आयोडीन भी देते हैं। तो यहाँ पे इसने यही बताया है वेलेंट लव में कि 30 to 40 मिलीग्राम, ठीक है, सॉरी यहाँ पे है 30 to 40 मिलीग्राम पर डे जो है हम देते हैं कार्बिमाजोल डेली डोज। वंस पेशेंट यू थायराइड नहीं हो जाता 8 से 12 हफ्तों के बाद, फिर हम डोज को कम करेंगे या ब्लॉक एंड रिप्लेस रेजिम यूज़ करेंगे। रेजिम होती है ब्लॉक एंड रिप्लेस रेजिम। इसमें क्या है कि हम कंटिन्यूस हाई डोज कार्बिमाजोल के दे रहे हैं ताकि हार्मोन के प्रोडक्शन को ब्लॉक किया जाए, वाइल साथ में हम थायरोक्सिन का डोज ऐड करेंगे, यानी 0.1 से 0.15 मिलीग्राम थायरोक्सिन भी डेली देंगे ताकि नॉर्मल लेवल मेंटेन रहे। इसको कहते हैं ब्लॉक एंड रिप्लेस। हमने हाई डोज कार्बिमाजोल के देने हैं ताकि हार्मोन ब्लॉक हो जाए उसकी प्रोडक्शन, और थायरोक्सिन हम दे रहे हैं 0.1 से 0.15 मिलीग्राम। तो ये वाली थेरेपी करेंगे, या फिर हम वो 30 to 40 मिलीग्राम कार्बिमाजोल। दूसरा मैंने आपको बताया कि प्री ऑपरेटिव में हम जो है बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं, प्रोपेनालोल 40 मिलीग्राम 3 टाइम डेली, या हायर डोजेस ताकि उसकी फ़िज़िकल सिम्टम्स सही हों। टॉक्सिक स्टेट जैसे फास्ट हार्ट रेट, ट्रेमर्स, ये चीज़ें प्रोपेनालोल से सही होंगी, और उसकी कन्वर्जन्स को भी ये करता है। तो याद रखें, सिंस बीटा ब्लॉकर जो है थायराइड हार्मोन के लेवल को कम नहीं करेगा, उसको 7 दिन तक सर्जरी के बाद हमने कंटिन्यू रखना है। सर्जरी हो भी जाएगी फिर भी पेशेंट को प्रोपेनालोल देना है। ठीक है, 7 डेज़ तक। ये एक्चुअली सिम्टम्स को कंट्रोल कर रहा है, फिजिकल सिम्टम्स को, जैसे हार्ट रेट, ट्रेमर्स वगैरह। दूसरा मैंने आपको ये आयोडीन बताया। आयोडीन प्रिपरेशन 10 दिन तक दी जाएगी सर्जरी से पहले कार्बिमाजोल या बीटा ब्लॉकर के साथ। ये ना ग्लैंड की वास्कुलैरिटी को कम करता है और सर्जरी को सेव कर देता है। ठीक है, फिर आती है सर्जिकल टेक्निक्स ऑफ द थायरॉयडेक्टमी। तो यहाँ पर अगर आप देखें प्रोसीजर का हमारा एम यही होता है कि हम जो है थायराइड के लोब को रिमूव करें, बाकी जो की स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रिजर्व रखें। ठीक है, स्ट्रैप मसल्स हो गए, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व,
रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और पैराथायरॉयड ग्लैंड, इनको बचा के रखना है। तो सबसे पहले जो है सेटअप और इंसिजन कैसे होगी, पेशेंट को हमने जो है वो याद रखें जनरल एनेस्थीसिया के अंदर प्लेस करना है, उसकी नेक एक्सटेंडेड हो, ठीक है, ये है सेटअप, नेक उसका एक्सटेंड होना चाहिए। नर्व मॉनिटरिंग ट्यूब में बी यूज टू हेल्प आइडेंटिफाई द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ठीक है, हमें कैसे पता चले ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, हम नर्व मॉनिटरिंग की जो ट्यूब होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने एक स्किन इंसिजन जो है क्रीज बनाना है क्लोज टू द क्रिक्वेड कार्टिलेज एज पॉसिबल, क्रिक्वेड कार्टिलेज के बिल्कुल करीब हम एक इंसिजन देंगे। यहाँ पर ये फिगर भी देखें तो इसमें उन्होंने दिखाया है ये कॉलर इंसिजन दी गई है, बिल्कुल क्रिक्वेड कार्टिलेज के क्लोजली हमने देनी होती है ये इंसिजन, ठीक है। और इसके अलावा पेशेंट की पोजीशन आपने याद रखनी है, जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को हमने प्लेस किया है, उसका नेक जो है एक्सटेंडेड होगा और हेड ऑफ द ऑपरेटिंग टेबल एलिवेटेड, हेड थोड़ा सा एलिवेट होना चाहिए, नेक एक्सटेंडेड हो, ठीक है। इंसिजन हमने ना 4 to 5 सेंटीमीटर जैसी ट्रांसवर्स इंसिजन देनी है, इसको कॉलर इंसिजन भी कहते हैं, ठीक है, थायरॉयडेक्टमी के स्टेप्स हैं। तो कॉलर इंसिजन कहते हैं 2 सेंटीमीटर अबव द सुप्रास्टर्नल नॉच, उससे 2 सेंटीमीटर अबव होगी, 4 to 5 सेंटीमीटर जितनी खुद होगी ट्रांसवर्स इंसिजन। फिर हम क्या करते हैं, मोबिलाइजेशन करते हैं। सर्जन क्या करेगा कि इसको जो है इंसाइज करेगा मीडियन राफे को और स्ट्रैप मसल्स को पहले मोबिलाइज करेंगे, ठीक है। ये मसल्स या तो रिट्रैक्ट होंगे या इनको हम डिवाइड करेंगे ताकि फिर हमें थायराइड ग्लैंड नज़र आए, एक्सपोज हो, ठीक हो गया। या फिर इस तरह के रिट्रैक्टर से हम मसल्स को रिट्रैक्ट करेंगे या फिर डिवाइड कर देंगे। फिर आती है वेसल की लाइगेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिगर में सब प्लेटिस्मल फ्लैप्स हैं, उसको रेज कर रहा है। यहाँ पर फिगर में थायराइड ग्लैंड दिखा रहा है कि उसको पुल किया जा रहा है मीडियली एंड लाइगेशन ऑफ द थायराइड वेन, ये लाइगेशन होगी। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि हम मोबिलाइज़ किया मसल्स को हमने। फिर आती है वेसल लाइगेशन, सर्जन ना केयरफुली आइडेंटिफाई करेगा और लाइगेट करेगा, यानी बांध देगा, जो मेजर ब्लड वेसल थायराइड को सप्लाई करिए ना उसको बांधना है, लाइगेट करना है, ठीक है। उसमें मिडल थायराइड वेन भी आ जाती है, सुपीरियर थायराइड वेन एंड सुपीरियर थायराइड वेन भी, आर्टरी भी, और इन्फीरियर थायराइड वेन और आर्टरी, ठीक है, ये सब लाइगेट करनी है। फिर आती है नर्व की प्रोटेक्शन। थ्रू आउट द प्रोसीजर हमने बहुत ज़्यादा केयर रखनी है कि आइडेंटिफाई भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को, ठीक है। रिकरेंट सॉरी ये नहीं है वो, ये तो एक्सटर्नल ब्रांच है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को हमने प्रोटेक्ट करना है, केयर करनी है। वो एक्चुअली ना जो इन्फीरियर पोल होता है वेसल्स का, यहाँ पर क्लोज होती है, और एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व को भी हमने इसको भी बचाना है जो कि सुपीरियर पोल ऑफ द वेसल्स के करीब होगी। इन्फीरियर पोल पर वो रिकरेंट होगी, सुपीरियर पे ये एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व होगी, दोनों को हमने बचाना है, केयर करनी है। अगर ये डैमेज हो गई तो पेशेंट की वॉइस चली जाएगी, ठीक है, अफेक्ट होगी। फिर आता है अगला स्टेप, पहला था पेशेंट की पोजीशन, इंसिजन दिया, मोबिलाइज किया मसल्स वगैरह को, वेसल्स लाइगेट की, नर्व प्रोटेक्ट की। अब आता है ग्लैंड का रिमूवल, ठीक है। ग्लैंड के रिमूवल में आपने याद रखना है कि बेरीज लिगामेंट जो है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, यहाँ पर अगर आप देखो इसोफेगस से ट्रैक किया है, ये थायराइड है, ये वेसल्स हैं, यहाँ पर जो है ये है बेरीज लिगामेंट। तो बेरीज लिगामेंट को हम डिवाइड करेंगे ताकि हम थायराइड ग्लैंड को मोबिलाइज कर सकें, ठीक है। ये बेरीज लिगामेंट इसको ट्रैकिया के साथ अटैच करके रखता है, तो हमने बेरी लिगामेंट को जो है डिवाइड करना है, ठीक है, ताकि वो ट्रैकिया से डिटैच हो ग्लैंड हमारा। तो टोटल थायरॉयडेक्टमी के लिए ना हमने जो इस्थमस होता है बीच वाला हिस्सा, उसको डिवाइड करना है और लाइगेट करना है ऑन द कॉन्ट्रालेटरल साइड आफ्टर द लोबेक्टमी। एक लोब हमने निकाल दिया, फिर हम इस्थमस को टाई कर देंगे, डिवाइड करके लाइगेट कर देंगे, ठीक है, एक साइड पे लोबेक्टमी करके फिर उसको बांध देना है। अच्छा, क्लोजर कैसे करेंगे, एक बार हमने ग्लैंड निकाल दिया और हीमोस्टेसिस हो गई, ब्लीडिंग कंट्रोल हो गया, सिक्योर हो गई है, तो फिर सक्शन ड्रेन प्लेस कर देंगे, ठीक है। स्ट्रैप मसल्स को अप्रोक्सीमेट करेंगे, प्लेटिस्मा को स्टिच कर देंगे और फिर स्किन को क्लोज कर देते हैं सब क्यूटिकुलर स्यूचर के साथ, ठीक हो गया। आपको समझ आ गया कि किस तरह से हमने क्लोजर किया, कि ब्लीडिंग वगैरह सही हो गई है, ग्लैंड भी बाहर आ गया है, तो हम ड्रेन लगा के स्ट्रैप मसल्स को दोबारा वापस अप्रोक्सीमेट किए, प्लेटिस्मा वापस लगाया, स्टिच किया और स्किन को सब क्यूटिकुलर स्यूचर के साथ क्लोज कर देंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर भी इसने यही सारी बातें बताई हैं। सबसे पहले सेटअप है और इंसिजन, के पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में रखा, नेक एक्सटेंडेड, एक बार रिवाइज हो रहा है, ठीक है, नेक एक्सटेंडेड है, नर्व मॉनिटरिंग ट्यूब के जरिए हम रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे और स्किन इंसिजन हम क्रीज में देंगे एज क्लोज टू द क्रिकोइड कार्टिलेज एज पॉसिबल। फिर होता है एक्सपोजर,
एक्सपोजर में हमने सब प्लेटिस्मल फ्लैप, मैंने आपको बताया, एक्सपोज करें, रेज करेंगे ताकि फिर हमें स्ट्रैप मसल्स नज़र आएँ। तो मिड लाइन आइडेंटिफाई किया, फेशिया को डिवाइड किया ताकि मसल सेपरेट करें, थायरॉयड ग्लैंड अब हमें रिवील हो गया। कैरोटिड आर्टरी और जो जगलर वेन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे अलोंग द वैगस नर्व, जिनको स्टिमुलेट किया जा सकता है टू चेक द नर्व मॉनिटर फंक्शन। ठीक है, उस नर्व को स्टिमुलेट करके हम नर्व मॉनिटर फंक्शन भी चेक कर सकते हैं। तो कैरोटिड आर्टरी और जगलर वेन आइडेंटिफाई की, उन्हीं के साथ वैगस नर्व होती है क्योंकि ये सारी उन्हीं की ब्रांचेस हैं, जो रिकरेंट लैरेंजियल और ये सब। अच्छा, फिर आता है अपर पोल की डायसेक्शन। कह रहा है यहाँ पर इसने बताया है कि जो सुपीरियर पोल होता है, सुपीरियर जो थायरॉयड वास्कुलर पेडिकल है ना, उसको हम कंट्रोल करते हैं विथ टाई या बायपोलर एनर्जी डिवाइस की मदद से। दिस मोबिलाइजेस द अपर पार्ट ऑफ द ग्लैंड वाइल प्रिजर्विंग द ब्लड सप्लाई टू द सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड अवॉइडिंग डैमेज टू द सुपीरियर लैरेंजियल नर्व। तो हमने अपर पोल की कह रहा है पहले डायसेक्शन करनी है। यहाँ तक हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले पेशेंट की पोजीशन, जनरल एनेस्थीसिया, नेक एक्सटेंडेड है शोल्डर रोल की मदद से, या हेड ऑफ द बेड हमने एलिवेट किया है, रिवर्स ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन जिसको कहते हैं। ठीक है, उससे हमें नेक का एक्सपोजर अच्छा होगा। फील्ड प्रिपरेशन हमने कैसे की, सर्जिकल एरिया को हम प्रिपेयर करते हैं लोअर लिप से लेके, यहाँ पे पूरा डीप है तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, लोअर लिप से लेके अपर चेस्ट तक हमने पूरा क्लीन करना है, एरिया प्रिपेयर करना है। नर्व मॉनिटर एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई करें और प्रोटेक्ट करें रिकरेंट लैरेंजियल नर्व को ड्यूरिंग प्रोसीजर। फिर इंसीजन आती है, हमने स्मॉल इंसीजन लगानी होती है नेचुरल स्किन क्रीज पे एज क्लोज एज पॉसिबल टू द क्रिकोइड कार्टिलेज, ताकि विजिबिलिटी ऑफ स्कार कम हो, मिनिमाइज हो। तो क्रिकोइड कार्टिलेज के करीब लगाएंगे। अब इंसीजन को लोकल एनेस्थीसिया से इन्फिल्ट्रेट करना है, वहाँ पे एपिनेफ्रीन भी लगाना है ताकि ब्लीडिंग कम हो। स्काल्पल हम यूज़ करते हैं ताकि इनिशियल स्किन इंसीजन दें, और मोनोपोलर डायथर्मी जो है यूज़ करते हैं ताकि हम प्लेटिस्मा मसल लेयर के थ्रू जो है वो पूरा कट करें। ठीक है, तो हम डायथर्मी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है सब प्लेटिस्मल फ्लैप। सब प्लेटिस्मल फ्लैप जो है यूँ इरेज किया, अंडरलाइन जो भी मसल्स हैं उनको हम जो है फिर एक्सपोज करेंगे और मोबिलाइज करेंगे फ्रॉम द ग्लैंड। अगर नेसेसरी हुआ तो हम स्ट्रैप मसल्स को कट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं सुपीरियरली टू गेन द बेटर एक्सेस, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर वास्कुलर और न्यूरल आइडेंटिफिकेशन है, जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो पास हो रही है इंटरनल जगलर वेन्स और कॉमन कैरोटिड आर्टरी, उनको आइडेंटिफाई करना है। वैगस नर्व ना इन्हीं दो वेसल्स के दरमियान होती है, तो वैगस नर्व को हम स्टिमुलेट करके कंफर्म करेंगे कि नर्व मॉनिटर सही से काम कर रहा है। शॉर्ट लेटेंसी रीडिंग राइट साइड पे अगर हमें मिल रही है तो इसका मतलब है ये नॉन रिकरेंट लैरेंजियल नर्व है, जो कि मैं आपको शुरू में बताया चैप्टर में कि नॉन रिकरेंट लैरेंजियल नर्व एक रेयर एनाटॉमिकल वेरिएशन है, किसी किसी में मिल सकती है। ठीक है, अच्छा, फिर आता है अब ग्लैंड की मोबिलाइजेशन और नर्व प्रोटेक्शन। यहाँ पर इसने बताया कि हमने सबसे पहले अपर पोल जो है उसको डायसेक्ट करना है। कह रहा है कि असिस्टेंट ना अपने रिट्रैक्टर्स को यूज़ करेगा और ये जो सुपीरियर जो थायरॉयड वास्कुलर पेडिकल है ना, उसको रिट्रैक्ट करे, उसको एक्सपोज करेगा रिट्रैक्टर की मदद से। अब ये जो बंडल ऑफ वेसल होता है ये कंट्रोल होता है विद द टाइज या बायपोलर एनर्जी डिवाइस। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम अपर पार्ट थायरॉयड लोब का मोबिलाइज करें वाइल प्रिजर्विंग द ब्लड सप्लाई टू सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, उनकी ब्लड सप्लाई सलामत रहेगी। और हम सुपीरियर लैरेंजियल नर्व को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो इस यहाँ पे इस एरिया में क्लोज है, तो इसीलिए हम ये अपर पोल की डायसेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, रिट्रैक्टर की मदद से सुपीरियर थायरॉयड वास्कुलर पेडिकल को एक्सपोज कर रहे हैं। फिर ग्लैंड की मोबिलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर इसने इस पैराग्राफ में कि सर्जन ना डायसेक्ट करेगा ग्लैंड को फ्रॉम द सराउंडिंग फेशिया। जेंटल प्रोसेस है, ब्लंट डायसेक्शन के ज़रिए करेगा या बायपोलर कॉटरी के ज़रिए फॉर द स्मॉल वेसल्स। ठीक है, या तो ब्लंट डायसेक्शन या कॉटरी के ज़रिए डायसेक्ट करता जाएगा। हमारा गोल यही है कि हम ग्लैंड के सरफेस के क्लोज ही रहें और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व को इंजर ना करें। ठीक है, फिर आती है ट्रैकिया की आइडेंटिफिकेशन। अब ट्रैकिया की आइडेंटिफिकेशन में इसने बताया है कि ट्रैकिया जो है उसको थायरॉयड बिल्कुल इस्थमस के नीचे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, बिलो द थायरॉयड इस्थमस। Dissection stays on the cartilage close to the gland to protect the blood vessels that supply the inferior parathyroid gland. उनकी blood vessels को भी बचाना है। अच्छा, recurrent laryngeal nerve की जो आइडेंटिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इसमें जो है थायरॉयड की सर्जरी में। ठीक है, थायरॉयडेक्टमी में recurrent laryngeal nerve की आइडेंटिफिकेशन। तो याद रखिएगा कि ये ना सुपीरियरली और लेटरली होगी ट्रैकिया के। अगर यहाँ पर ट्रैकिया है तो उसके सुपीरियरली और लेटरली होगी। ठीक है,
और ऑफन बिहाइंड द इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी, जो हमारी थायरॉयड आर्टरी है इन्फीरियर थायरॉयड उसके बिहाइंड। यहाँ पर अगर आप फिगर देखें तो ये थायरॉयड ग्लैंड है, ये ट्रैकिया है। तो हमने कहा कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो है अबव सुपीरियरली टू द ट्रैकिया, हमने कहा कि ये ट्रैकिया के सुपीरियरली और लेटरली होती है और बिहाइंड द इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी इनके बिहाइंड होती है हमारी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ठीक है। तो याद रखिए सर्जन मस्ट बी विजिलेंट, नेवर डिवाइडिंग एनी स्ट्रक्चर दैट कुड बी अ नर्व। तो हम नर्व स्टिमुलेटर हमेशा यूज़ करेंगे ताकि हम कंफर्म करें कि ये नर्व ही है। एक बार हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं नर्व को, स्टिमुलेटर यूज़ करके देखेंगे नर्व है, उसको नहीं कट करना, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है बेरी लिगामेंट की मैनेजमेंट। ये है बेरी लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पर जो कनेक्ट कर रहा होता है, अटैच कर रहा होता है इसको थायरॉयड ग्लैंड को ट्रैकिया के साथ। तो ये फाइब्रस कंडेंसेशन ही है, थायरॉयड को ट्रैकिया के साथ अटैच कर रही है। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ना इसके बहुत क्लोज रन कर रही होती है इस लिगामेंट के। तो मेटिकुलस डाइसेक्शन, केयरफुल यूज़ ऑफ बायोपोलर कॉटरी या टाई इज़ रिक्वायर्ड टू डिवाइड द लिगामेंट विदाउट डैमेजिंग द नर्व। हीमोस्टेसिस इज पैरामाउंट इन दिस स्टेप। फिर फाइनल स्टेप्स आते हैं क्लोजर के। हमने इस्टमस की डिलीवरी करनी है, ठीक है। डिलीवरी और इस्टमस की डिलीवरी यानी एक बार हमने थायरॉयड का लोब मोबिलाइज अभी किया है, मोबिलाइज कर लिया, तो फिर हम इस्टमस को डिवाइड करते हैं ओवर द ट्रैकिया, ठीक है। यहाँ पर अगर फिगर देखें तो एक बार हमने मोबिलाइज कर लिया उसको, तो फिर ये जो इस्टमस है इसको हमने जो है करना है, डिवाइड करना है ओवर द ट्रैकिया, टेकिंग केयर टू रिमूव एनी पायरामिडल लोब टिश्यू, अगर वो भी है पायरामिडल लोब तो वो भी निकाल देंगे। अगर टोटल थायरॉयडेक्टमी प्लान की जा रही है तो प्रोसीजर हम दूसरी साइड पे भी यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे, इसी तरह पूरा उसको मोबिलाइज करेंगे और निकालेंगे, ठीक है। फिर आता है वुंड क्लोजर, सर्जिकल फील्ड इंस्पेक्ट करेंगे, कोई ब्लीडिंग पॉइंट तो नहीं है। सर्जन कंफर्म करता है नर्व की इंटेग्रिटी बाय स्टिमुलेटिंग द वैगस नर्व अगेन, कि वो स्टिमुलेट हो रही है, सलामत है वैगस। इंटरप्टेड सूचर्स हम यूज़ करते हैं इसमें, ये टाइप है सूचर की, इंटरप्टेड सूचर, ताकि स्टर्नोहायोइड मसल्स को टुगेदर ले आएँ। फॉलोड बाय फिर प्लेटिस्मा मसल को क्लोज करेंगे और फिर स्किन को अब्जॉर्बेबल सूचर की मदद से। ड्रेन यूजुअली प्लेस नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन इसमें डोगर में इसने कहा कि ड्रेन रखेंगे, वैसे यूजुअली नहीं किया जाता। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आपको बेरी लिगामेंट का बताया तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व उसके क्लोज या उसके थ्रू पास करती है, लेकिन ये हाई रिस्क पार्ट होता है सर्जरी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी मैनेजमेंट, क्योंकि इसकी वेरिएबिलिटी है, यानी लिगामेंट और नर्व कंसिस्टेंट नहीं है। कुछ केसेस में नर्व दूर होगी लिगामेंट से, कुछ में वो उसी के थ्रू रन करती है। तो सर्जन ना नर्व को डायरेक्ट साइड पे रखेगा। डाइसेक्शन लिगामेंट की स्मॉल केयरफुल लेयर्स में की जाएगी ताकि नर्व जो है वो जेंटली मूव आउट ऑफ द वे हो जाए, एक्सपोजिंग मोर ऑफ द लिगामेंट फॉर डिवीजन, ठीक है। ताकि ज़्यादा जो है वो लिगामेंट जो है वो नर्व यानी जेंटली बाहर मूव करके आ जाए और ज़्यादा लिगामेंट डिवाइड करने के लिए बाहर आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए स्मॉल केयरफुल लेयर्स में जो है लिगामेंट को डाइसेक्ट करना है। अच्छा, स्मॉल वेसल्स से ब्लीडिंग जो होगी लिगामेंट में से वो डिसओरिएंटिंग हो सकती है और उससे नर्व को भी रिस्क ज़्यादा है। तो इसीलिए प्रोएक्टिव डायथर्मी यानी हीट बेस्ड कॉटरी करेंगे या हम टाई करते हैं वेसल्स को। अगर ब्लीडिंग होगी तो टारगेटेड प्रेशर एंड फाइन टिप सक्शन यूज़ करेंगे टू फाइंड द सोर्स बिफोर अप्लाइंग कॉटरी। ये हीमोस्टेसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ब्लीडिंग होगी तो हमें एरिया नज़र नहीं आएगा और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व रिस्क पर होगी, ठीक है। दैट्स इट। फिर आगे इसने बताया है डिलीवरी एंड क्लोजर, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ग्लैंड हमने निकाल दिया। जब हमने लेटरल और सुपीरियर डाइसेक्शंस कंप्लीट कर ली तो फिर नर्व सेफ है। जो लूज फेशिया है ट्रेकिया के ऊपर उसको ओपन करेंगे। थायराइड का इस्टमस जो सेंट्रल पार्ट है ग्लैंड का उसको डिवाइड करेंगे और रिमूव कर देंगे अलॉन्ग विद द पायरामिडल लोब टिश्यू। सर्जिकल फील्ड को हमने इंस्पेक्ट भी करना है, कोई ब्लीडिंग पॉइंट तो नहीं है। स्लाइन इरीगेशन करेंगे। सर्जन आइडियली कंफर्म करेगा इंटेग्रिटी ऑफ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व वेगस को स्टिमुलेट करके चेक करेगा कि वो सही है। अच्छा, सूचरिंग क्या है? इंटरप्टेड सूचर मैंने आपको बताया स्टर्नोहायोइड मसल्स में लगाते हैं, ठीक है, ताकि वो ट्रैकिया के साथ अडेयर ना हो। लेकिन क्लोजर इंटेंशनली जो है वाटर टाइट नहीं करना, क्योंकि अगर पोटेंशियल कोई हेमाटोमा है ताकि वो ड्रेन हो जाए इनटू अ लेस डेंजरस सबकुटेनियस स्पेस, तो हमने बिल्कुल टाइट नहीं लगाना, ठीक है। प्लेटिस्मा और स्किन फिर हम एब्जॉर्बेबल सूचर से बंद करेंगे। फिर आगे ना इसने कुछ बेलियन लेवल में न्यू टेक्नोलॉजी बताई है इन द थायरॉयडेक्टमी। उसमें इस पैराग्राफ में इसने बताया है कि एडवांस हीमोस्टेसिस जो ट्रेडिशनल मेथड है आर्टरी फोर्सेप्स को यूज़ करके और लाइगेचर्स हम जो है सप्लीमेंट करते हैं बाय
न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक आई है, अल्ट्रासोनिक शीयर्स और इन्हेंस्ड बायपोलर डायथर्मी। ठीक है, ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब ये डिवाइसेस क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स को बिल्कुल सील कर देती हैं, जो पार्टिकुलरली यूज़फुल है इन द कॉम्प्लेक्स केसेस, और इससे हेमाटोमा का रिस्क भी मिनिमाइज होता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक शीयर्स है और दूसरे इन्हेंस्ड बायपोलर डायथर्मी। दूसरा इसने बताया कि नर्व मॉनिटरिंग किस तरह की जाएगी। इसमें कहा है कि इंटरमिटेंट नर्व मॉनिटरिंग से पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, आजकल बढ़ रही है। इलेक्ट्रोड्स हम एंडोट्रैकियल ट्यूब में रखते हैं वोकल कॉर्ड्स के करीब, जहाँ पे रिकरेंट लैरिंजल नर्व या वैगस को हम स्टिमुलेट करेंगे, तो उससे वोकल कॉर्ड की मूवमेंट फिर डिटेक्ट की जाएगी। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि ये टेक्नोलॉजी ना रिविजन सर्जरीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जहाँ पे स्कार टिशू जो है वो नर्व को डिफ़िकल्ट कर देता है टू फाइंड। स्कार टिशू जो जैसे हमें नर्व नज़र नहीं आती रिविजन सर्जरीज़ में जो दोबारा की जाती हैं, उसमें ये फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ऑपरेटिव टाइम भी इससे कम होता है और वैल्यूएबल ट्रेनिंग टूल है ये। अच्छा, दोनों साइड की बायलेटरल सर्जरी के दौरान इससे हम यूनिलेटरल पाल्सी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग बायलेटरल पाल्सी को प्रिवेंट कर सकता है, क्योंकि उसमें फिर ट्रैकियोस्टमी करनी पड़ेगी, दोनों अगर पैरालाइज हो गए तो उसमें भी ये हेल्पफुल है। डिसएडवांटेज क्या है इसका इंटरमिटेंट नर्व मॉनिटरिंग का? Critics point to the lack of strong evidence that it significantly improve the outcome and highlight the expense of equipment। ठीक है, वही expenses and that's it। आगे फिर इसने बताया है आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में कि इन कंट्रास्ट टू द इंटरमिटेंट नर्व मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस नर्व मॉनिटरिंग का बता रहा है, जिसमें हम नर्व फंक्शन को स्पेसिफिक मोमेंट्स पे जो है चेक कर रहे थे। ये जो कंटिन्यूस नर्व मॉनिटरिंग है, ये न्यू टेक्निक है। इसमें हम कॉन्स्टेंटली ना नर्व रिकरेंट लैरिंजल नर्व के फंक्शन को ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिगर भी बनी हुई है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ वैगस नर्व की। इसमें क्या है कि इसमें हम इलेक्ट्रोड रख देते हैं वैगस नर्व के ऊपर, ताकि हमें कंटिन्यूस फीडबैक सिग्नल मिलता रहे। मेन थ्योरेटिकल एडवांटेज इसका ये है कि इससे हम अलर्ट हो जाएगा सर्जन कि नर्व रियल टाइम डिस्ट्रेस में है। फॉर एग्जांपल, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ट्रैक्शन अगर पड़ रही हो नर्व पे, तो ये हमें सिग्नल देगा कि नर्व पे ट्रैक्शन पड़ रही है। ठीक है, तो हम इसको बचा सकते हैं। इससे सर्जन जो है वो टेक्निक को एडजस्ट भी कर सकता है, परमानेंट डैमेज से भी बचा सकता है। तो डिस्पाइट पोटेंशियल बेनिफिट, ये टेक्निक अभी तक इतनी वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस नहीं रख रही क्लिनिकल प्रैक्टिस में, सर्जिकल प्रैक्टिस में। ठीक है, इसके अलावा अल्टरनेटिव सर्जिकल टेक्निक्स में इसने समझाया है कि लास्ट 10 सालों से, पास्ट 2 डिकेड्स जो हैं 20 सालों से, न्यू सर्जिकल अप्रोचेस एमर्ज हुई हैं एज ए अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल ओपन थायरॉयडेक्टमी। उसमें कौन सी आई हैं? उसमें है मिनिमली इन्वेजिव वीडियो असिस्टेड थायरॉयडेक्टमी। छोटी सी इंसिजन लगानी है 2 सेंटीमीटर से भी कम लेंथ की नेक में, सर्जन वीडियो कैमरा यूज़ करेगा और स्पेशली डिज़ाइंड इंस्ट्रूमेंट्स उससे सर्जरी करेगा। फ़ायदा यह है कि इससे स्कार की लेंथ भी कम है, कॉस्मेटिकली अच्छा लगेगा। लिमिटेशन ये है कि स्मॉल वॉल्यूम थायराइड डिजीज़ के लिए ही सिर्फ ये सूटेबल है, बड़े ग्लैंड के लिए, कैंसर या कॉम्प्लेक्स केसेस में ये फ़ायदेमंद नहीं है, उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, मिनिमली इन्वेजिव वीडियो असिस्टेड थायरॉयडेक्टमी। दूसरी रिमोट एक्सेस थायराइड सर्जरी भी है, रिमोट एक्सेस थायराइड सर्जरी। इसमें क्या होता है, इंसिजन जो है ना अवे फ्रॉम द नेक कहीं पे बनाई जाएगी ताकि विजिबल स्कार ना बने। लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सिस्टम के ज़रिए सर्जन ना थायराइड ग्लैंड को असेस करेगा फ्रॉम द डिस्टेंट साइट, दूर से। कौन सी अप्रोचेस है कॉमन, आप याद रखें, एक्जिला में बनाएगा, ब्रेस्ट या फिर इवन ओरल कैविटी में माउथ से भी कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है इस रिमोट एक्सेस थायराइड सर्जरी का कि सर्जरी हम परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन स्कार नहीं बनेगा, कोई विजिबल स्कार नहीं बनेगा थायराइड का। ठीक है, लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सिस्टम जो है ये मैग्नीफाइड व्यू भी प्रोवाइड करता है सर्जिकल फील्ड में, बड़ा बड़ा सा नज़र आएगा, क्लियरली उसको ट्रीट करेंगे। लिमिटेशन ये है कि ये मैक्सिमली इन्वेजिव है, क्योंकि ये एक्सटेंडेड डायसेक्शन की ज़रूरत होती है ओवर द चेस्ट एंड नेक, ताकि तब जाके थायराइड में रीच करेंगे, कहाँ एक्जिला कहाँ थायराइड। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड डायसेक्शन है, मैक्सिमली इन्वेजिव है, मिनिमली नहीं है, ये लिमिटेशन है। और ये स्मॉल वॉल्यूम डिजीज़ के लिए सूटेबल नहीं है, और इसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ऑपरेटिव टाइम विच करंटली लिमिट देयर वाइड स्प्रेड यूज़ इन द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। टाइम ज़्यादा लगता है तो इसीलिए ये भी यूज़ नहीं हो रही। दैट्स इट। तो यहाँ पे पूरा हमने देखे डिफरेंट सर्जिकल ऑप्शंस फॉर द थायरॉयडेक्टमी, और जो पास्ट वाला थायरॉयडेक्टमी का पूरा प्रोसीजर वो देखा। प्री ऑपरेटिव देखी कॉम्प्लिकेशन, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। अब देखते हैं ऑपरेशन हो गया तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी थायरॉयडेक्टमी की।
अच्छा, तो सबसे पहले जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, थायरॉयडेक्टमी कर ली, उसमें हेमरेज या ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन है, डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है। याद रखिए हेमाटोमा जिसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ ब्लड, ये 50 में से एक पेशेंट को होता है। टिपिकली 24 घंटों के अंदर ये हेमाटोमा बन जाता है। ठीक है, अगर आर्टीरियल ब्लीडिंग होगी तो प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा नेक के सेंट्रल कंपार्टमेंट में, और वो ना लैरिंग्स को कंप्रेस करेगा और पोटेंशियली फैटल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये खतरनाक है, आर्टरी से स्पेशली अगर हो तो। इसको प्रिवेंट करने के लिए सर्जन जो है उसको अचीव करनी होगी, मस्ट अचीव मेटिकुलस हीमोस्टेसिस ड्यूरिंग द ऑपरेशन। अगर हेमाटोमा बनता भी है तो उसका इमीडिएट एक्शन करना होगा। स्किन सूचर्स रिमूव करेंगे ताकि प्रेशर रिलीज़ हो, ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। यूके में यही वजह है कि थायरॉयडेक्टमी यूजुअली इन पेशेंट प्रोसीजर है। ठीक है, क्योंकि ये हेमरेज के रिस्क और हेमाटोमा की वजह से। वूंड ड्रेन जो है इसमें फ़ायदेमंद नहीं है कि हम कहें कि भाई वूंड ड्रेन से हेमाटोमा प्रिवेंट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। आगे इसने फिर बताया है कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, अगली कॉम्प्लिकेशन है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की पैरालिसिस। अच्छा, हेमाटोमा में एक बात ये भी मैंने आपको बार बार बताई कि वाटर टाइट क्लोजर कभी भी नहीं करना स्ट्रैप मसल्स का जब भी वूंड को बंद करें, ताकि हेमाटोमा अगर है भी तो वो सबकुटेनियस टिश्यू में चला जाए, वहाँ पे ना बने। वूंड ड्रेन्स फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, अगर हेमाटोमा बनता भी है तो उसको स्किन सूचर्स वगैरह रिमूव करेंगे, प्रेशर रिलीव करेंगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब सिक्योर करेंगे एयरवे को, और हेमाटोमा को इवैक्यूएट करेंगे, ब्लीडिंग पॉइंट कंट्रोल करेंगे। अगली कॉम्प्लिकेशन है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की पैरालिसिस या वॉइस चेंज। थायराइड की सर्जरी हुई, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालाइज हो सकती है, टेम्पररी या परमानेंट। तो एक या दोनों वोकल कॉर्ड पेशेंट के अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये नॉन कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन परमानेंट पैरालिसिस याद रखिए इसमें रेयर होती है। ठीक है, अगर नर्व सर्जरी के दौरान आइडेंटिफाई हो जाती है बाय सर्जन तो ये पैरालिसिस नहीं होती। तो एक होती है ट्रांजिएंट पैरालिसिस, परमानेंट पैरालिसिस, दोनों मैं आपको समझाती हूँ। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन आपने अच्छी तरह से याद रखनी है थायराइड सर्जरी की, हेमरेज, माइनर भी हो सकती है, सीवियर भी। डीप हेमाटोमा अगर बनेगा, ट्रैकिया को कंप्रेस करेगा, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगा, और ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है। ठीक है, दूसरी मैंने आपको बताई कि अच्छा रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन भी है, वही बात, हेमाटोमा बनेगा या लेरेंजियल इडीमा की वजह से वॉइस बॉक्स की स्वेलिंग होगी या ट्रैकियोमैलेशिया हो सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरी मैं जो आपको बता रही हूँ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की पैरालिसिस, तो वो टेम्परेरी या परमानेंट हो सकता है। एक साइड की अगर होगी ना तो वॉइस चेंज होगा, लेकिन दोनों अगर नर्व्स इंजर होंगी तो उससे सिवियर डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा और पेशेंट की इमरजेंसी ट्रैकियोस्टमी करनी पड़ती है। ठीक है, एक होता है ट्रांजिएंट पैरालिसिस। तो ट्रांजिएंट पैरालिसिस में टेम्परेरी लॉस ऑफ फंक्शन होगा बनिस्बत सिंपल वॉइस चेक कैन डिटेक्ट, तो वो इतना क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं होता, और उसको हम 4 हफ्तों के फॉलोअप के बाद पेशेंट को असेस करते हैं, देखते हैं ट्रांजिएंट पैरालिसिस तो नहीं हुई। ठीक है, मतलब 4 हफ्तों के बाद दोबारा फॉलोअप पे बुलाएंगे, ट्रांजिएंट पैरालिसिस सही हो जाता है। सिंपल जो है वॉइस मतलब इतना सिर्फ टेम्परेरी लॉस ऑफ फंक्शन है। जो परमानेंट पैरालिसिस होती है उसमें नर्व कम्प्लीटली कट हो गई है सर्जरी के दौरान, जिसकी वजह से फिर उसमें क्या करना है कि हमने उसके एंड्स को रीअटैच करना होता है, री एनास्टोमोसिस करनी होती है। अगर सेगमेंट नर्व का हमने रिमूव कर दिया है कैंसर की वजह से, तो सर्जन जो है वो उसको एंसा सर्विकैलिस के साथ कनेक्ट करेगा। एंसा सर्विकैलिस हमें पता है ना, जो सर्वाइकल प्लेक्सस का ही है, एक नर्व लूप होता है जो कि नेक में बनता है सुपीरियर रूट के यूनियन से, C1 और हाइपोग्लोसल नर्व, और इन्फीरियर रूट C2 और C3 जो इंफ्राहायोइड मसल्स को सप्लाई करते हैं, इनके यूनियन से ये लूप बनता है, इसको कहते हैं एंसा सर्वाइकैलिस। तो उसके साथ जो है सर्जन क्या करेगा, अगर कैंसर था वो नीचे वाला एंड निकाल दिया तो उसके साथ फिर एंसा सर्विकैलिस के साथ उसको रीएनास्टोमोस करेगा। ठीक है, आपने अच्छी तरह से याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में। ठीक है, तो उसके साथ एनास्टोमोस करेगा, कनेक्ट द एंसा सर्विकैलिस नर्व टू लैरिंग्स टू प्रिवेंट द मसल एट्रोफी एंड इम्प्रूव द वोकल क्वालिटी, ताकि मसल्स वगैरह नर्व लैरिंग्स के जो हैं वो एट्रोफी ना हो, कनेक्शन बनाएगा, रीएनास्टोमोसिस करेगा। ठीक है, और वॉइस क्वालिटी इंप्रूव हो। परमानेंट वोकल कॉर्ड के पैरालिसिस के मैनेजमेंट में स्पीच थेरेपी है। अगर वॉइस क्वालिटी पेशेंट की अनएक्सेप्टेबल है तो हम प्रोसीजर्स करते हैं जिसमें वोकल कॉर्ड्स को मूव करना पड़े, और मूव करके उसको मिड लाइन में क्लोज़र लेके आएँ, मीडियलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर पेशेंट की फिर भी स्पीच थेरेपी के बावजूद भी वॉइस क्वालिटी अगर अनएक्सेप्टेबल है। इसके अलावा एक और है ट्रीटमेंट में, अगर सुपीरियर लैरिंजियल नर्व इंजर होती है, हमें पता है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व
की ब्रांच होती है, एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, वो ज़्यादातर कॉमनली डैमेज होती है। उससे क्या होगा, वोकल कॉर्ड की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, तो पावर ऑफ वॉइस या रेंज जो है डिमिनिश हो जाती है। तो हम पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि आपकी थोड़ी बहुत वॉइस चेंज हो सकती है, इवन अगर आपको ट्रॉमा ना भी हो नर्व को, फिर भी आपकी इस ऑपरेशन के बाद वॉइस थोड़ी चेंज हो सकती है। ठीक है, आपने इन्फॉर्म करना है। अगली कॉम्प्लिकेशन आती है थायराइड इनसफिशेंसी। थायराइड इनसफिशेंसी क्या कॉम्प्लिकेशन है, एक्चुअली टोटल पूरा थायराइड निकाल देता है ना, उसमें ये कॉम्प्लिकेशन होती है। इसमें फिर पेशेंट को पूरी ज़िंदगी थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट देना होगा। 150 माइक्रोग्राम पर डे थायरोक्सिन खाएगा ताकि उसको हाइपोथायरॉयडिज्म ना हो। ठीक है, तो थायराइडेक्टमी में ये है जब पूरा टोटल थायराइडेक्टमी की जाए। अगर लोब निकाल रहे हैं एक सिंगल लोब, तो 1/3 पेशेंट में उनमें भी होती है, तो उनको भी सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, स्पेशली जिनको थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज़ हो, तो उनकी सिर्फ लोबेक्टमी में भी उनको थायराइड इनसफिशिएंसी हो जाता है। इसके अलावा सब टोटल थायराइडेक्टमी, जिसमें हम थोड़ा सा टिश्यू रखते हैं ताकि वो फंक्शन करता रहे, तो सब टोटल वैसे जो है थायराइडेक्टमी, इस टेक्निक में हम इनफ टिश्यू छोड़ते हैं कि वो खुद फंक्शन करता रहे। लेकिन अब उसको एबंडन कर दिया गया है, क्योंकि हमें नहीं पता, नहीं जज कर सकते कि कितना टिश्यू सफिशिएंट है जो हम छोड़ें और अंडरलाइन कंडीशन जो है वो रिकर होगी, और फिर उससे डिफ़िकल्ट सेकंड सर्जरी वरना फिर करना पड़ती है। ठीक है, तो इसी रीज़न के लिए कह रहा है प्रैक्टिस ऑफ द सब टोटल थायराइडेक्टमी हैज़ बीन मोर और लेस एबंडेंट आउटसाइड द इन्वायरमेंट वेयर एक्सोजिनस थायरोक्सिन इज़ नॉट अवेलेबल। जिन जगहों पे थायरोक्सिन नहीं है वहाँ पे फिर ये सब टोटल नहीं करते। अच्छा, एक और कॉम्प्लिकेशन है पैराथायरॉयड इनसफिशिएंसी। अच्छा, पैराथायरॉयड की इनसफिशिएंसी ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या होता है कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, अगर हम थायराइड निकालते हुए एक्सीडेंटली पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को भी निकाल दें या उनकी ब्लड सप्लाई को डैमेज कर दें, लेस देन 1% ये कॉम्प्लिकेशन होती है। 2 से 5 दिन के बाद इसके सिम्टम होते हैं सर्जरी के बाद। पैरेस्थीसिया होंगे पेशेंट को, फिंगर टोज़ या माउथ के अराउंड, कैल्शियम कम हो गया है ना। और रिस्क फैक्टर है कि टोटल थायराइडेक्टमी में ये होती है कॉम्प्लिकेशन, स्पेशली जब सेंट्रल नेक डायसेक्शन की गई हो, हाई, तब रिस्क इसका ज़्यादा है, हाई है। सेंट्रल नेक डायसेक्शन अगर कैंसर की गई हो तो ग्लैंड, उसकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा रिस्क पे है। तो पेशेंट को हम कैल्शियम लेवल चेक करते रहते हैं सीरियली इस सर्जरी के बाद कि उसको पैराथायरॉयडिज्म तो नहीं हो गया, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, अगली कॉम्प्लिकेशन है थायराइडोक्सिक क्राइसिस यानी थायराइड स्टॉर्म। रेयर लाइफ थ्रेटनिंग अक्यूट वर्सनिंग होती है ये हाइपरथायरॉयडिज्म की, एक्चुअली इनएडिक्वेट प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन की वजह से। हमने देखा था ना, सर्जरी करने से पहले हम उसको यूथायरॉयड करना होता है, अगर हमने वो ना किया तो ये थायराइडोक्सिक क्राइसिस हो सकते हैं। इसका ये अगर हो गया ट्रीटमेंट, ये सपोर्टिव हाइड्रेशन करेंगे, कूलिंग, स्पेसिफिक में कार्बिमाजोल, आयोडीन, बीटा ब्लॉकर्स, ये ड्रग्स देंगे। अगली कॉम्प्लिकेशन है, अच्छा यहाँ पे जो है आपको कॉम्प्लिकेशन बताए हाइपोकैल्सीमिया, के पैराथायरॉयड को निकालने की वजह से होगा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म या हाइपोकैल्सीमिया। तो इसमें हमें श्वार्ट्ज़की साइन और ट्रॉजी साइंस जो हैं टिपिकली 24 to 48 आवर्स के बाद अपीयर होंगे, और उसको फिर हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स के ज़रिए ट्रीट करते हैं। आपको साइंस पता है कि लो कैल्शियम लेवल में हमें श्वार्ट्ज़की साइंस जो है उसमें जो है फेशियल मसल्स जो होते हैं ना, ट्विच होते हैं जब हम जेंटली चीक पर टैप करेंगे या फ्रंट ऑफ द ईयर पे अगर हम टैप करते हैं। ठीक है, और ट्रॉजी साइंस जो है उसमें कार्पोपीडल स्पाज्म होता है हैंड का, रिस्ट का। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर कफ हम इन्फ्लेट करेंगे तो हैंड जो है घूम जाएगा, बिल्कुल लो कैल्शियम की वजह से होता है। तो ये इसको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट करेंगे ये दोनों साइंस। ठीक है, थायराइडोक्सिक क्राइसिस हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें फिर हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है, ये भी एक इमरजेंसी है। सपोर्टिव मेजर्स जैसे हम IV फ्लूइड देंगे, कूल करेंगे पेशेंट को, ऑक्सीजन देंगे रेस्पिरेशन के लिए, हाई फीवर के लिए हम कूल कर रहे हैं, डायूरेटिक देंगे कार्डिक फेलियर के लिए, डाइजॉक्सिन देंगे अनकंट्रोल्ड एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए, सिडेशन देंगे रेस्टलेसनेस के लिए, और IV हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है, थायराइड हार्मोन को टारगेट करना है, 10 to 20 मिलीग्राम हर 6 घंटों के बाद कार्बिमाजोल देंगे ताकि न्यू हार्मोन्स की प्रोडक्शन इनहिबिट हो। अच्छा, आयोडाइड्स भी देते हैं, लुगोल आयोडीन 10 ड्रॉप्स हर 8 घंटों के बाद ओरल, या सोडियम आयोडाइड 1 ग्राम IV में, ताकि प्री फॉर्म्ड हार्मोन्स का रिलीज ब्लॉक हो फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोल 1 to 2 मिलीग्राम IV में या 40 मिलीग्राम ओरल हर 6 घंटों बाद ये भी दे सकते हैं ताकि सिम्टम्स जैसे फास्ट हार्ट रेट, ट्रेमर, ये कंट्रोल हो। तो ये थायराइडोक्सिकोसिस की इसने मैनेजमेंट बता दी। अगली कॉम्प्लिकेशन है वूंड इन्फेक्शन।
अच्छा, वुंड में इन्फेक्शन भी होता है एक्चुअली, ऑब्वियसली थायराइड सर्जरी की है तो अगर कोई हेमाटोमा वगैरह उसके साइन है तो उसको भी हमने नोट करते रहना है। वुंड में याद रखें सेल्यूलाइटिस मोर कॉमन है और सर्जन जो है रियलाइज़ कर सकता है और उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट करेगा। सेल्यूलाइटिस है। डीप सर्वाइकल एब्सेस भी एक रेयर है, उसमें फिर ड्रेनेज करनी होगी। हाइपरट्रॉफिक या कीलोइड स्कार रेज किस्म के थिकेंड स्कार होते हैं, ये भी इंसीजन की जगह पे स्टर्नम या डार्क स्किन वाले लोगों में बनते हैं कीलोइड्स। उसको फिर इंजेक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे के ट्रीट करेंगे। स्कार रिविजन सर्जरी इफेक्टिव नहीं होती वैसे इसमें। स्टिच ग्रेन्यूलोमा, ये फॉरेन मटेरियल से रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं स्टिच ग्रेन्यूलोमा। नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर वगैरह से रिएक्शन हो जाता है, सिल्क से इन्फ्लामेशन होगी, साइनस बन सकता है, तो इसलिए हम ऑब्जर्वेबल सूचर प्रेफर करते हैं थायराइड सर्जरी में, वरना स्टिच ग्रेन्यूलोमा बन सकता है। फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या है? अच्छा, यहाँ पे ये जो है सारी इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो गई कंप्लीट। एक और कॉम्प्लिकेशन भी है, रिकरेंस ऑफ द गोइटर। सब टोटल थायराइडेक्टमी या लोबेक्टमी के बाद जो है ना हो सकता है रिकरेंट गोइटर, तो हम उसमें फिर सप्रेसिव डोज ऑफ थायरोक्सिन देते हैं ताकि TSH जो है वो इनहिबिट हो। ठीक है, वो इसने कॉम्प्लिकेशन नहीं बताई, वो तो उसमें थी, इसमें डॉगर में मैंने आपको बताई। अब पोस्ट ऑपरेटिव केयर है लास्ट में। सर्जरी के बाद इसने बताया है, याद रखें, पेशेंट को हम रिकवरी रूम में ले जाते हैं, फिर हॉस्पिटल वार्ड में ओवरनाइट स्टे होता है। वुंड केयर में क्लोजली वुंड में हम देखेंगे हेमाटोमा के साइंस तो नहीं है क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, कंप्रेस करेगी ना एयरवे वगैरह को, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगी। दूसरा, वुंड केयर के अलावा हम फिर कैल्शियम मॉनिटरिंग करते हैं। टोटल थायराइडेक्टमी के बाद हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है ना, पैरेस्थीसिया वगैरह, फिंगर नोट, ये चीज़ें हम कैल्शियम लेवल करवाएंगे। थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट, अगर पूरा थायराइड निकाला है तो रिप्लेसमेंट देंगे फर्स्ट डे पोस्ट ऑपरेटिव, ताकि थायराइड फंक्शन मेंटेन रहे। ठीक है। ऑन क्लिनिक रिव्यू, इन एडिशन टू चेकिंग द हिस्टोलॉजी रिपोर्ट, वुंड शुड बी इंस्पेक्टेड और लैरिंग्स को भी हम एग्जामिन करेंगे कि अब पेशेंट का वोकल कॉर्ड फंक्शन कैसा है फॉलोअप पे। ठीक है। बायोकेमिकल असेसमेंट ऑफ थायराइड फंक्शन एंड कैल्शियम इफ रिक्वायर्ड शुड बी अरेंज्ड। ये चीज़ें भी हम करते रहेंगे अगर हमें महसूस हो रहा है। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, विच वाज द थायराइडेक्टमी सर्जरी थी। ठीक है, उसकी सारी प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हर एक चीज़ हमने डिस्कस की। अब ये पूरा टॉपिक हम क्विकली रिवाइज करेंगे इरफान मसूद शॉर्ट बुक से। शुरू किया था हमने हाइपर थायरोडिज्म से, थायरोटॉक्सिकोसिस, फिर उसकी मैनेजमेंट, फिर सर्जरी में हम डिटेल में चले गए थे। ठीक है, क्विकली अब हम इसको रिवाइज करेंगे।